डायना पूछती है, कौन सी किताब अभी? अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, यक्षिणी की किताब डायना। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी की किताब? अभिमन्यु डायना को अपनी बात समझाते हुए कहता है, हाँ डायना, यक्षिणी की किताब, वही किताब जो युग के पापा अनुराग अंकल ने लिखी थी। डायना तुरंत पलटकर कहती है, पर जितना मुझे पता है वो किताब तो कभी पब्लिश ही नहीं हुई है ना। फिर वो किताब तुम्हें यहाँ पर कैसे मिल जाएगी, बताओ जरा। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ नहीं हुई है, पर अनुराग अंकल ने उसकी पांडुलिपि तो लिखी थी ना। आखिर वही लिखते लिखते तो उनकी मौत हुई थी। और वो पब्लिशर क्या नाम था उनका? हाँ याद आया, जगदीश। जब हम उनसे मिलने गए थे तो वो बता रहे थे कि मरने से पहले लास्ट टाइम अनुराग अंकल ने उन्हीं से बात करी थी और अनुराग अंकल ने यक्षिणी की कहानी का पहला पार्ट लिख लिया था और वो दूसरा लिखने की तैयारी में थे, पर दूसरा पार्ट लिखने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं यक्षिणी ने उन्हें मार दिया था। डायना अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, यक्षिणी ने उन्हें क्यों मारा था अभी, क्या तुम्हें पता है? अभिमन्यु जवाब देता है, मुझे क्या पता डायना, वो तो यक्षिणी को ही पता है कि उसने अनुराग अंकल को क्यों मारा, पर जितना मुझे लगता है शायद उस किताब की वजह से। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, क्या कहा? किताब की वजह से? पर क्यों? आखिर उस किताब में ऐसा क्या था जिस कारण यक्षिणी ने अनुराग अंकल को मार दिया? अभिमन्यु कहता है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर अनुराग अंकल ने ऐसा क्या लिख दिया था यक्षिणी के बारे में कि यक्षिणी को अनुराग अंकल को मारना पड़ा। इसी वजह से तो मैं वो पांडुलिपि इन किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। डायना कहती है, पर इससे पहले भी तो तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो पांडुलिपि ढूंढने की कोशिश करी थी ना, पर वो तुम्हें कहीं नहीं मिली थी। डायना जैसे ही अपनी बात पूरी करती है, अभिमन्यु डायना को घूरने लग जाता है। अभिमन्यु की आंखों में देखकर डायना समझ गई थी कि अभिमन्यु के मन में क्या सवाल चल रहा था। डायना अभिमन्यु के सवाल पूछने से पहले ही अभिमन्यु के मन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो मुझे इस बारे में बिंदु ने बताया था। मैंने कहा था ना, बिंदु ने मुझे सब कुछ बताया है, ग्रेवयार्ड कोठी और तुम लोगों से जुड़ी हुई हर एक बात। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही बता दिया है बिंदु ने तुम्हें हम सब के बारे में। एक बार बिंदु से मिलना पड़ेगा मुझे। डायना बात को पलटते हुए कहती है, अभी तुम दोबारा मेहनत क्यों कर रहे हो पांडुलिपि ढूंढने में, जब तुम्हें पता है कि पांडुलिपि यहाँ पर नहीं मिली थी? अभिमन्यु डायना को अच्छे से समझाते हुए कहता है, डायना, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। और रही पांडुलिपि की बात, तो क्या है ना, कभी कभी सब चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, बस हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो उनके मिलने का सही वक्त नहीं होता है। उनका मिलना उस वक्त हमारी किस्मत में लिखा नहीं होता है। डायना कहती है, अभी तुम्हारी बातें ना बड़ी अजीब है, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभिमन्यु हंसी के साथ कहता है, मेरी बातें अजीब हैं, पर तुमसे कुछ कम अजीब डायना, तुम कुछ ज्यादा अजीब हो। अभिमन्यु की बात सुनकर डायना भी हंसने लग जाती है। बातें करते करते ही डायना और अभिमन्यु किताबों के बीच पांडुलिपि ढूंढने में लग जाते हैं। अभिमन्यु का पूरा ध्यान पांडुलिपि ढूंढने में था, पर डायना को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस मदद करने का दिखावा कर रही हो और उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। किताबें ढूंढते हुए ही अभिमन्यु डायना को वहां पर रखी किताबों के बारे में भी बताते जा रहा था कि कौन सी किताब किस लेखक की है और उसकी क्या कहानी है। किताबें देखते देखते अभिमन्यु एक साइड हो गया था और डायना एक साइड। अभिमन्यु रेक पर जमी किताबों को हाथ लगाते हुए कहता है, तुम्हें पता है डायना, कहानियों में और हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समानता है। डायना दूसरे साइड से किताबें देखते हुए कहती है, कैसी समानता? अभिमन्यु जवाब देता है, यही कि कहानियों में और हमारी जिंदगी में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका मतलब हमें उस वक्त समझ नहीं आता जब हम उसका मतलब ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त आता है जब कहानी खत्म हो रही हो, हमारी भी, साथ में जिंदगी की भी। डायना रेक पर से एक किताब निकालती है और उसे उसके सामने अभिमन्यु दिखने लग जाता है। डायना अभिमन्यु को देखते हुए पूछती है, मतलब हमारे भी मिलने की कोई वजह है अभी? अभिमन्यु सोचते हुए कहता है, हाँ हो सकती है, सभी के मिलने की कोई ना कोई वजह होती है। कोई किसी से जिंदगी में मिलता है उसे उसकी जिंदगी का रास्ता दिखाने के लिए, तो कोई मिलता है उस रास्ते का हमसफर बनने के लिए। अभिमन्यु जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, डायना प्यार भरी निगाहों से अभिमन्यु को देखने लग जाती है। वो इतने प्यार से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी कि अभिमन्यु भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। बहुत देर से डायना के मन में कोई बात चल रही थी। वो समझ गई थी कि यही सही मौका था उससे सवाल पूछने का।
डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ पूछूं अभी? अभिमन्यु भी डायना की आंखों में देखते हुए ही जवाब देता है, हाँ पूछो ना डायना, अब सवाल पूछने के लिए भी तुम पूछोगी क्या? डायना आंखों में देखते हुए ही पूछती है, वो जिस रात युग मुझे कहानी सुना रहा था ना, उस रात युग बता रहा था कि तुम्हें टाइपराइटर के अंदर से कोई सा हीरा मिला था। जैसे ही अभिमन्यु डायना का ये सवाल सुनता है, उसके चेहरे पर जो प्यार भरे एक्सप्रेशन थे वो सीरियसनेस में बदल जाते हैं। अभिमन्यु धीरे धीरे कहता है, हाँ मिला था। तो डायना खुश होते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे वो हीरा दिखा सकते हो? अभिमन्यु डायना पर शक करते हुए पूछता है, पर तुम वो हीरा देखकर क्या करोगी डायना? डायना जवाब देती है, वो मैं बस देखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैंने कभी हीरा नहीं देखा, और हरा हीरा तो बिल्कुल भी नहीं। जरा मैं भी तो देखूं वो कैसा दिखता है। अभिमन्यु कहता है, पर वो तो मेरे पास नहीं है। डायना शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? नहीं है? पर युग तो कह रहा था वो तुम्हारे ही पास है। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मेरा मतलब है कि वो मेरे ही पास था, पर अब नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, बिंदु ने तुम्हें बताया होगा। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, बिंदु ने क्या बताया होगा मुझे? अभिमन्यु कहता है, बिंदु ने नहीं बताया क्या तुम्हें कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में जॉब करता हूँ? डायना को अभिमन्यु की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बताया था। तो अभिमन्यु आगे कहता है, तो क्या है ना, वो हीरा मुझे बहुत पुराना लग रहा था और इस लोक का तो लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे अपनी संस्था में भिजवा दिया ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। डायना अगले ही पल पूछती है, पर अभी तुम तो उस हीरे से एकास्त्र बनाने वाले थे ना, क्या तुमने वो बना लिया था? जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु शॉक्ड हो जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, डायना को कैसे पता चला कि मैं उस हीरे से एकास्त्र बनाने वाला था? ये बात तो सिर्फ मुझे और युग को पता थी। डायना फिर अभिमन्यु से पूछती है, क्या तुमने एकास्त्र बना लिया था अभी? अभिमन्यु डायना की बात को काटते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे एकास्त्र बनाने वाला था? डायना खुश होते हुए कहती है, और कौन बताएगा, युग ने ये बात बताई मुझे। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, युग ने ये बात डायना को क्यों बताई? मैंने उसे किसी को भी ये बात बताने के लिए मना किया था। डायना अभिमन्यु से फिर अपना सवाल पूछती उससे पहले ही वहां पर युग आ पहुंचता है। युग पसीने से भीगा हुआ और कुछ बौराया हुआ लग रहा था। युग कमरे के अंदर आते से ही पूछता है, अभिमन्यु, डायना, तुम दोनों ने शालिनी को देखा क्या? अभिमन्यु के मन में तो आया था कि वो इसी वक्त उससे पूछ ले कि उसने डायना को एकास्त्र वाली बात क्यों बताई, पर वो जानता था ये सही वक्त नहीं था। डायना भी वहीं पर मौजूद थी, उसके सामने कुछ भी पूछना ठीक नहीं। डायना जवाब देती है, शालिनी को? नहीं, मैंने तो शालिनी को नहीं देखा। युग अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु, तूने देखा क्या? अभिमन्यु कहता कुछ नहीं है, बस ना में अपना सिर हिला देता है। युग बिना कुछ कहे हड़बड़ाहट के साथ वहां से चले जाता है। युग को कुछ परेशान देखकर डायना और अभिमन्यु भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और युग के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब वो तीनों हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वर्चस्विनी, तारा, कछुआ और कायर वहीं हॉल में बैठे हुए थे। युग हॉल में पहुंचते से ही पूछता है, किसी ने शालिनी को देखा क्या? कछुआ और कायर दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं, नहीं देखा। वर्चस्विनी भी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं देखा। डायना युग से पूछती है, युग, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। युग जवाब देता है, हुआ तो कुछ नहीं है डायना, बस मैं शालिनी को ढूंढ रहा हूँ, वो अपने कमरे में भी नहीं है। अभिमन्यु कहता है, हो सकता है घूमने गई हो। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? घूमने? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ घूमने। युग, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर शालिनी को घूमने का बहुत शौक है। वो रात में भी घूमने निकल पड़ती है भरी बारिश में। कोई कुछ पलटकर कहता है, उससे पहले ही तारा खुश होते हुए कहती है, शालिनी दीदी। जब सब लोग दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर शालिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में एक पॉलीथीन पकड़ी हुई थी जो नीचे लटक रही थी, जैसे कुछ भारी सामान रखा हो। युग तुरंत शालिनी से पूछता है, शालिनी, तुम कहां पर गई थी? शालिनी जवाब देती है, घूमने युग जी। जैसे ही शालिनी जवाब देती है, डायना की हंसी निकल जाती है, पर मामले की नजाकत को समझते हुए वो अपनी हंसी पर अगले ही पल काबू कर लेती है। शालिनी हॉल के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहती है, वो क्या है न युग जी, मेरा मन मचल रहा था, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली थी ना इस ग्रेवयार्ड कोठी से, इसलिए बाहर घूमने के लिए निकल गई थी। युग कहता है, शालिनी, अगर जाना ही था तो किसी को बता कर जाती। शालिनी युग की बातों को इग्नोर करते हुए तारा के पास बैठते हुए कहती है, तारा बेटा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ।
तारा बड़े प्यार से कहती है, क्या लेकर आई है शालिनी दीदी आप मेरे लिए? शालिनी अपने हाथ की पॉलीथीन तारा के हाथ में थमाते हुए कहती है, आप खुद ही देख लो। तारा जब पॉलीथीन की नोट खोलती है और उसके अंदर देखती है तो खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर रौनक नजर आ रही थी। वर्चस्विनी तुरंत तारा के हाथ से पॉलीथीन छीनती है और उसके अंदर देखने लग जाती है। पॉलीथीन के अंदर देखकर वर्चस्विनी कुछ दंग रह गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल गए थे। वर्चस्विनी पॉलीथीन के अंदर का सामान बाहर निकालते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, तुम तारा के लिए ये लेकर आई हो शालिनी? जब वर्चस्विनी पॉलीथीन का सामान बाहर निकालती है तो सब देखते हैं कि वर्चस्विनी ने अपने हाथ में एक सफेद छोटा सा पानी का जार पकड़ा हुआ था, जिसके अंदर 2 मछलियां तैर रही थी। शालिनी तारा के लिए और कुछ नहीं बल्कि 2 छोटी छोटी मछलियां लेकर आई थी, जो करीब 3-4 इंच लंबी थी और देखने में अत्यंत सुंदर थी। डायना कहती है, शालिनी तुम तारा के लिए ये मछलियां लेकर आई हो? शालिनी डायना पर तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें क्या ये बिल्ली नजर आ रही है डायना, जो मुझसे ये पूछ रही हो? दिख नहीं रहा ये मछली ही है। डायना कहती है, दिख तो रहा है पर तुम तारा के लिए कुछ और ले आती, मछली लाने की क्या जरूरत थी? शालिनी कहती है, तारा के लिए क्या लाना है क्या नहीं अब ये तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है तारा की पसंद। शालिनी तारा से बड़े प्यार से पूछती है, क्यों तारा बेटा, आपको ये मछलियां पसंद आई ना? तारा खुश होते हुए कहती है, शालिनी दीदी ये मछलियां मुझे पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आई। मैंने तो इन दोनों के नाम भी सोच लिए हैं, एक का नाम है कैसेंड्रा। कायर मुंह बनाते हुए दोहराते हुए कहता है, क्या कहा? कैसेंड्रा? ये कैसा नाम हुआ? तारा कहती है, कस्ट्रा नहीं कायर भैया, कैसेंड्रा। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ वही, इसका मतलब क्या हुआ? तारा कायर के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, कैसेंड्रा जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सत्य का दूत। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो एक ट्रोजन राजकुमारी थी और उसे अपोलो द्वारा भविष्यवाणी करने का तोहफा मिला था। कोई कुछ कहता उससे पहले ही तारा आगे बोल पड़ती है, और ये जो दूसरी मछली है ना, इसका नाम है औलानी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अब इसका क्या मतलब हुआ? तारा जवाब देती है, कायर भैया इसका मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला, यानी ये ट्रोजन की भविष्यवाणी को सब जगह तक पहुंचाएगा। तारा शालिनी की तरफ देखते हुए इशारों में कहती है, मैंने सही नाम रखे हैं ना शालिनी दीदी? शालिनी खुश होते हुए कहती है, हाँ तारा बेटा, तुमने बहुत अच्छे नाम रखे हैं, मुझे पता था तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे। इन्हें अब हमेशा अपने पास ही रखना, अपने कमरे में सोते वक्त भी, और हाँ, जो मैंने सिखाया था उसे भूलना मत, जब भी वक्त मिले करते रहना। तारा समझ गई थी कि शालिनी का इशारा किस तरफ था। शालिनी उसे शांभवी मुद्रा के बारे में याद दिला रही थी। युग शालिनी से पूछता है, ये मछलियां कहाँ से लेकर आई तुम शालिनी? शालिनी हंसते हुए जवाब देती है, और कहाँ से लेकर आऊंगी युग जी, घाट से लेकर आई हूँ। मैं घूमते घूमते वहां पर पहुंच गई थी तो बस जार दिखा और मछली पकड़ना तो मुझे आता ही था, तो मैं पकड़ ले आई इसे तारा के लिए। युग शालिनी को घूरते हुए कहता है, क्या कहा? तुमने ये मछली खुद पकड़ी है? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, और नहीं तो क्या युग जी, अब मछली भला अपने आप तो जार में आएगी नहीं, उन्हें पकड़ना तो पड़ेगा ही ना। अभिमन्यु शालिनी के साथ मजाक करते हुए कहता है, शालिनी अगर मछली ही पकड़नी थी तो कम से कम थोड़ी और बड़ी पकड़ लेती, 3-4 पकड़ लेती, कम से कम आज के खाने का इंतजाम तो हो जाता। कछुआ हंसते हुए कहता, तुम खाने का इंतजाम करती और फिर पीने का तो हम कैसे न कैसे कर ही लेते। वर्चस्विनी ने अपने हाथ में जो मछली का जार पकड़ा हुआ था उसे घूरते हुए खुद से बड़बड़ाती है, किसी और का इंतजाम हो या ना हो, पर मेरा रात का इंतजाम हो गया है। शालिनी ने ये लाकर मेरा काम आसान कर दिया है। अच्छा हुआ शालिनी ये ले आई, मैं सोच ही रही थी कि रात को कैसे करूंगी। अब रात को शुरू होगा दूसरा पड़ाव। सदियों से है